नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त पूरन आलोरिया फिर से एक सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, इंसान और जानवर के अंदर कोई फ़र्क नहीं होता है। फ़र्क होता है केवल सोच का, समझ का, जिससे कि इंसान अपने रिश्तों नातों को पहचान पाता है। भाई बहन, माँ बाप, सगे संबंधी, रिश्तेदार, परिवार इनकी समझ रखता है, जबकि जानवर नहीं पहचान पाता है। और आज की कहानी है कुछ ऐसी, इस सोच के ऊपर ही कहानी है। आज की कहानी के अंदर है तो इंसान ही, लेकिन वो जो काम करते हैं, जो घिनौना काम करते हैं, वो जानवरों से भी बेकार काम है। यहाँ आज की जो घटना है उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर है और थाना है वजीरगंज। यहाँ की यह घटना है 5 दिसंबर 2023 की। लेकिन ये सामने आती है जब लड़की रिपोर्ट लिखवाती है परिवार वालों के साथ आकर थाने 10 दिसंबर 2023 को। यह पब्लिक के सामने आती है। लड़की एक लखनऊ के नामी कॉलेज के अंदर पढ़ती है। उसकी उम्र 19 साल है और लड़की के पापा एक पीसीएस अधिकारी है और लखनऊ के अंदर ही उनकी पोस्टिंग है। लड़की के अंदर कुछ मानसिक प्रॉब्लम थी, तो वह केजीएमयू मनोचिकित्सालय जाया करती थी अपना रेगुलर चेकअप कराने के लिए। तो कभी वह जल्दी चली जाया करती थी और कभी डॉक्टर ने आने के कारण वह लेट जाने के बाद भी वह हॉस्पिटल के बाहर एक टपरी वाला है, चाय की टपरी वाला, वहाँ पर चाय पी लिया करती थी। अच्छी जान पहचान हो गई थी उन दोनों के बीच। चाय की टपरी लगाता है सत्यम मिश्रा। तो वह 5 दिसंबर 2023 को भी अपना चेकअप कराने के लिए केजीएमयू मनोचिकित्सालय गई थी। लेकिन उस दिन उसका मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है और वह कहती है सत्यम से कि भैया, वो उसको भैया पुकारती थी कि भैया मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है, घर वालों को प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे फ़ोन को कहीं चार्ज लगवा दो। सत्यम कहता है कि ठीक है दीदी, मैं चार्ज लगवा देता हूँ। वह भैया ही पुकारती थी क्योंकि वो रेगुलर आना जाना लगा रहता था। वह दोनों जाते हैं, एक एम्बुलेंस पास ही खड़ी थी, उसके अंदर जाके फ़ोन को चार्ज लगवा देते हैं और आने के बाद दोनों, वो लड़की बोलती है कि भैया मेरे लिए एक चाय बना दो, तब तक मोबाइल चार्ज हो जाएगा। और वो सत्यम कहता है कि ठीक है दीदी, मैं चाय बना देता हूँ, तब तक मोबाइल चार्ज हो जाएगा और अब बाकी का चार्ज अपने घर जाके कर लेना। वो चाय पीने के बाद बोलती है कि भैया मेरा मोबाइल ला दो। तब वो दोनों जाते हैं और एम्बुलेंस को देखते हैं तो एम्बुलेंस वहाँ पर नहीं थी। अब एम्बुलेंस वाले को कॉल लगाता है सत्यम और पूछता है कि एम्बुलेंस के अंदर मेरा मोबाइल था, इस लड़की का मोबाइल था, उसको तो दे जाते। वो बोलते हैं कि हम भूल गए, आप डोलीगंज के पास आ जाओ, मैं वहाँ पर हूँ। अब ये दोनों डोलीगंज के डोलीगंज जाते हैं। डोलीगंज जाने के बाद फिर से एम्बुलेंस वाले को फ़ोन लगाते हैं और पूछते हैं कि कहाँ हो। तब वो बोलता है, एम्बुलेंस वाला बोलता है कि मैं अभी आईडी चौराहे पर हूँ, आप यहाँ पर आ जाइए। तभी डोलीगंज के अंदर एक लड़का और आता है जो सत्यम की चाय की टपरी पर चाय पी रहा था। वो लड़की उसको जानती है और पूछती है कि ये कौन है। तब वो बोलता है कि ये मेरी दोस्त है और कोई दिक्कत है नहीं और आप चलो। और वो चलते हैं आईटी चौराहे की तरफ। आईटी चौराहे के पास जाने के बाद वो फ़ोन लगाते हैं एम्बुलेंस को। तो एम्बुलेंस वाले बोलते हैं कि अभी हम बाराबंकी की तरफ है। तो एम्बुलेंस वहाँ से निकल गई थी और वो बोल रहा है कि आपका फ़ोन चार्ज हो गया, आप यहाँ पर आ जाओ। तभी आईटी चौराहे पर एक वैगनार आती है और अब वो लड़के 3 हो गए थे। एक तो सत्यम, एक असलम, एक मोहम्मद सुहेल। ये 3 लड़के हो गए थे। लड़की थोड़ी डरने लगती है, लेकिन वो बोलता सत्यम कि डरने की कोई बात नहीं है, ये सारे मेरे दोस्त हैं और आप नो टेंशन रहो, आप बैठ जाओ, आपका मोबाइल आपको हम दिला देंगे। तब वो लड़की थोड़ी हिम्मत करके साथ निकल जाती है बाराबंकी की तरफ। बाराबंकी की तरफ निकलने के बाद
एक रास्ता होता है, सफेदा बाग जगह लगती हैं। तो उनमें से एक लड़का बोलता है कि दीदी आपको भूख लग गई होगी, हमको भी भूख लग रही है, क्यों ना 2 घंटे से हम घूम रहे हैं तो क्यों ना खाना खा लें। वो लड़की भी मान जाती है। मानने के बाद वो तीनों लड़के और वो लड़की चारों एक होटल के अंदर जाते हैं और खाना वगैरह खा लेते हैं। खाना खाने के बाद जैसे ही वो लड़की गाड़ी के करीब आती है तो उसको अजीब सा महसूस होता है कि उसका शरीर उसके कंट्रोल में नहीं है, उसको कुछ ऐसा होता है नशा सा। लेकिन वो लड़के उस लड़की को अंदर ढाल के और लेके चलते हैं। वो लड़की समझ चुकी थी और हल्ला करती है। तभी वो लड़के उस गाड़ी के शीशे ऊपर कर लेते हैं। ऊपर करने के बाद जैसे ही वो लड़की चिल्लाती है तो साउंड की आवाज़ खोल देते हैं, जिससे कि वो लड़की जैसे ही चिल्लाती है तो उसकी आवाज़ बाहर नहीं आती है और गाड़ी को हाईवे पर चढ़ा देते हैं। हाईवे पर चढ़ाने के बाद तीनों लड़के और अकेली वो लड़की जो अपना मोबाइल के लिए उनके साथ घूम रही थी, अब ये हाईवे पर जाने के बाद वो चिल्लाती है कि आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, लेकिन उनमें से कोई कुछ नहीं बोलता और उनको चिल्लाने से रोकने की कोशिश करते हैं और उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश करते हैं और गाड़ी के शीशे चढ़ा के म्यूजिक का वॉल्यूम थोड़ा तेज कर देते हैं, जिससे कि आवाज़ उसकी बाहर ना जा पाए। अब तीनों बारी बारी से उसके साथ गंदा काम करते हैं, गंदे हरकतें करती हैं और उसका बारी बारी से रैप करते हैं, बलात्कार करते हैं। 6-7 घंटे से गाड़ी हाईवे पर कभी इधर कभी उधर टहल रही थी और 7 घंटों के अंदर वो जितना उनका मन चाहे उतना उस लड़की के साथ उन्होंने गंदा काम किया। और बाद में मुंशीलाल एक जगह पड़ती है, वहां पर उस लड़की को छोड़ जाते हैं। अब वह लड़की गुमसुम सी खोई हुई, अब वो समझ जाती है कि उसके साथ क्या हुआ है। वो किसी से कुछ कहती नहीं है, रोती हुई अपनी सहेली के पास जाती है और उस घटना को सुना देती है। जब सहेली के पास जाती है और जब यह उसकी सहेली इस घटना को सुनती है तो वह मना कर देती है कि यह घटना किसी को बताना मत, नहीं तो बदनामी होगी और तुम अपने घर चले जाओ। वह लड़की चुप होकर वहां से अपने घर चली जाती है। लेट हो गई थी, माँ उसको बारी बारी पूछती है कि तुम कहाँ गई थी, क्या हुआ। वह लड़की कुछ नहीं बोलती है, जब कुछ नहीं बोलती है लेकिन माँ उसको बारी बारी वही सवाल करती है तो वो लड़की टूट जाती है और माँ को बताती है कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। तब तक 10 तारीख आ चुकी थी। तब उस माँ ने अपने परिवार को बताया और फिर 10 तारीख को उस लड़की को लेकर अपने परिवार वालों के साथ वह थाने जाती है। थाने के अंदर उन तीनों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाती है कि कैसे मेरी एक बच्ची जो कि KGMU चिकित्सालय जाती थी और वहां पर चाय पीने वाले रेडी वाले सत्तर मिश्रा से मोबाइल चार्ज करवाने के एवज में उसने ये सब किया, इतना घिनौना काम किया। यह सब अपनी रिपोर्ट में लिखाती है और उन दोनों लड़कों असलम और आसिफ उनका भी नाम ऐड करवाती है। फिर पुलिस एक्शन में आती है क्योंकि लड़की के पिता भी एक अधिकारी थे। एक्शन में आती है और तीनों को अरेस्ट कर लेती है और उनको जेल भेज देती है। पुलिस भी अपनी कार्रवाई थोड़ी तेजी से करती है और चार्जशीट जल्दी से जल्दी से दर्ज करवाती है, पेश करती है और उन तीनों को जेल भेज दिया जाता है। और उस लड़की का एक मनोचिकित्सालय हॉस्पिटल के अंदर इलाज करवाया जाता है। वो लड़की पहले से ही इतनी खोई रहती थी, उसका पहले से इलाज चल रहा था। अब उसकी जिंदगी में एक और मुसीबत आ गई थी। तो दोस्तों आज की यह कहानी थी कि कैसे एक लड़की जिसको अपना भाई बताती थी, भाई के नाम से संबोधित करती थी, उस भाई ने उस लड़की के साथ इतना घिनौना काम किया। तो दोस्तों आज का समय ऐसा है कि किसी के ऊपर ज़्यादा भरोसा करना भी गलत है और किसी के साथ दुश्मनी निभाना भी गलत है। यह कहानी किसी को परेशान करने के लिए नहीं है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा
हमारे यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको ऐसी लगातार कहानियाँ रोज़ सुनने को मिले। मैं आपका अपना दोस्त पूरन आलुरिया फिर से मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।